हेलो। कैसे हो सब? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, क्या हाल है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो? क्या हाल है? गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। ठीक है। गुड इवनिंग। ठीक है। कुछ शायद टेक्निकल इशू हो गया था। सो गुड आज हम क्लास जल्दी इवनिंग। स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग। ऑलराइट। सो कैसा रहा स्कूल? मैम बहुत बेटा स्कूल अच्छा कैसा था। रहा? स्कूल तो अच्छा ही होता है। तुम्हारा दिन कैसा गया स्कूल में? क्वेश्चन तो ये था। आई एम स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग और मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ सुमित से कि व्हाइट बोर्ड शुक्र है यही खुला है। हमेशा कुछ और खुल जाता है मुझसे। ओके। तो यही वाला चैप्टर हम कल कर रहे थे, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हमने स्टार्ट किया था, करेक्ट? नहीं, परसों हमने स्टार्ट किया था। कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राइट? कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है बायोलॉजी में, है ना? यही चला था ना कि मैं कुछ भूल गई? मैम यही था। यही था। तो बाकी बच्चों की आवाज को क्या हो गया? क्या हो गया भाई, चुप क्यों हो गए? रिकॉर्डिंग में वैसे शक्ल तो मेरी ही आ रही है, तुम लोगों की तो नहीं आ रही, तो तुम क्यों चुप हो गए? क्या हुआ, नहीं पढ़ना? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम। बेटा चुप हो गए, मुझे सस्पेंस से डरा रहे हैं। जब तुम जवाब नहीं देते तो मुझे लगता है आई एम नॉट ऑडिबल, तो बता दिया करो भाई जब मैं पूछ रही हूँ। एम आई मतलब सुन रहा है ना? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। हमने इसके पार्ट्स कवर किए थे और सेकंड में हम लोग इसमें कैसे पोलन ग्रेन बनता है वो कवर कर रहे थे। एम आई राइट? यही चल रहा था। यस मैम। यस यस। मैम। एक बार रिवाइज कर ले, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट था और हम इधर गए थे एंजियोस्पर्म में और हमने पढ़ा था, इस स्लाइड पे हमने देखा था कि हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद हमने बेसिक टर्म की थी यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। क्या होता है मोनोइशियस? मोनोइशियस क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हैं। मेल राइट? दैट इज मोनोइशियस। ओके, गुड। उसके बाद हम लोगों ने करा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, राइट? सो इस स्ट्रक्चर का, पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या था हमारे पास? इसे हम कहते हैं स्टेमिन, राइट? यस मैम। करेक्ट। उसके बाद हमने करा था एंथर और फिलामेंट आता है इसके पास। अब हमने फिर एंथर को बहुत डिटेल में पढ़ा था, करेक्ट? तो हमने पढ़ा था कि थैलेमस से जो होता है ये पूरा का पूरा स्टेमन वो अटैच होता है, राइट, जनरली। अच्छा, अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन बताऊं? बताऊं नहीं बताऊं? यस मैम। देखो, जनरली जो थैलेमस होता है फ्लावर का, उससे जो होता है वो होता है हमारा स्टेमन अटैच, राइट? लेकिन एक कंडीशन है जहां पर जो स्टेमन है ना, वो इससे अटैच नहीं है थैलेमस, पेटल से अटैच है। पेटल मतलब फूल की पत्तियां। तो मान लो इस फूल की बहुत ही ब्यूटीफुल येलो कलर के पेटल्स हैं, लेट्स से दिस। तो येलो कलर के फूल के पेटल्स हैं, ओके? तो रेदर देन वो थैलेमस से अटैच हो, वो इन पेटल से अटैच है। मतलब कैसे? ये वाले पेज पे दिखाती हूँ मैं तुम्हें। लेट्स से दिस इज अ थैलेमस, ध्यान से देखना। बहुत सिंपल, बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन ये टर्म आ सकती है तुमको। ये कौन है जिसकी मुझे खुद की आवाज सुनाई दे रही है? ये थैलेमस है। थैलेमस के ऊपर एक ब्यूटीफुल से येलो कलर का मैं एक तुम्हें पेटल दिखाती हूँ। पेटल का मतलब होता है फूल की पत्तियां, राइट? जिसे भी कंफ्यूजन है वो सुन लो। जैसे ये फूल की पत्तियां हैं, लेट्स से आई कॉल इट पेटल। जब मैं तुम्हें फ्लावर का स्ट्रक्चर एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तब तुम्हें सब क्लियर हो चुका होगा। तब तक अभी के लिए पेटल वर्ड याद रखो। तो जो स्टेमन था वो रेदर देन, हमने तो पढ़ा था थैलेमस से अटैच होकर निकलेगा, लेकिन वो थैलेमस की जगह पेटल से अटैच होकर ऊपर निकला हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके का, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर, राइट? ये उसके एंथर, वो नीचे वाला उसका फिलामेंट। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जब स्टेमन पेटल पे लगा हुआ हो, तो उस वाली कंडीशन को हम कहते हैं एपिपेटलिस। ओके, तो ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये है एपिपेटलिस इन नेचर। ओके, एपिपेटलिस। एपी मतलब ऊपर, पेटलिस मतलब पेटल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? एपिपेटलिस कंडीशन।
So epipetalous condition is the condition in which the male reproductive part is attached to the flower on the petals. समझ में आया या नहीं? Yes, ma'am. इतने लो क्यों हो आज? क्या बात हो गई? इतनी शांति क्यों है क्लास में? और शोर मचाते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। क्या हो गया आंचल? अभी? अनीश, अनमोल, दीक्षा, गजल, अजीत, हेम, काजल, किरणा, कृतिका, मीनाक्षी, प्रीति, राब्या, रेणुका, रिया, साहिल, सान्या, शालिनी, श्रुति इज हियर, सिमरन भी है, सोनाक्षी भी है और स्वाति भी है। तो सारे रोज आने वाले बच्चे हैं, फिर इतने शांत क्यों है? पिटा पीट पुट के बिठाया क्या तुम्हें सर ने? नो मैम। No, ma'am. इतने मातम वाली शांति क्यों है? टेस्ट तो कल है। वाले तो लिखो एपिपेटलिस कंडीशन क्या है? कंडीशन इन विच स्टेमन इज अटैच्ड टू फ्लावर बाय अ पेटल। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ फिलामेंट अटैच्ड एट पेटल। और अगर मैं इस नाम को ही डिकोड कर लूँ तो भी पता चल जाएगा। एपी मतलब ऊपर, पेटलस मतलब पेटल, पेटल के ऊपर लगा हुआ है। इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा? ठीक है, तो ये वर्ड आ सकता है। ये नीट के हिसाब से हो गया 4 मार्क। मैंने पिछली बार इसलिए नहीं बताया था, मैं घबरा जाएंगे इतने सारे शब्द सुन के। मैम मुझे अभी भी मम्मी से है, अभी मम्मी से तो मम्मी को बोलना था ना कि मैं अभी क्लास लगाने जा रही हूँ, आपको मुझे अभी डांटना है। मेरा सारा मूड खराब हो गया। बोलना क्लास के बाद, आपकी वजह से हम सबका मूड खराब हो गया। फिर और डांट पड़ेगी। तेरे को बहुत इंटरेस्ट है, उसको क्यों डांट पड़ी? लिख इसको, क्यों डांट पड़ी? डन मैम, डन। चलो आगे चलूं। यस मैम। Yes, ma'am. फिर हम लोग पहुंचे थे एंथर। हमने कहा अब इस पे तहस नहस कर देंगे इसको। एंथर को हमने देखा कि इसके ऊपर भी भाई कोई लोब जैसा सा होता है, कोई लाइनें सी है। हमने कहा हमारी किस्मत इतनी खराब है, इसकी लाइनें भी पढ़नी पड़ जाएंगी। तो हमें पता चला एक एंथर है, उसमें 2 लोब होता है, तो इसलिए हम उसे बाइलोब कहते हैं। और एक लोब जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए एंड बी, जिसको हम थीका कहते हैं। तो इसको हमने एंड में ऐसे लिख लिया था, एक एंथर में 2 लोब है और 4 थीका है। ठीक है, इस लाइन को हमने लिख लिया था बहुत अच्छे से। और फिर हमने कहा एंथर को ऐसे काटते हैं और चलो यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं कैसा दिखाई देता है। राइट, चलो आगे। Yes, ma'am. फिर हम Yes. लोगों ने इसे और खोला और ये कुछ बटरफ्लाई जैसी सी चीज बन गई। तो हमने कहा ये एक हिस्सा एक लोब है, ये एक हिस्सा ये दूसरी लोब है, और एक लोब में 2 थीका मुझे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 के फॉर्म में। तो इस पिक्चर में हमने बस इतना ही देखा था। नेक्स्ट में हम जाए तो हमें पता चला कि हर थीका में एक एक सर्कल भी प्रेजेंट है। तो 4 अगर थीका है तो 4 एक सर्कल भी है, और इन सर्कल्स के नाम है। इन सर्कल को हम बुलाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये वो साइट है जहाँ पे पोलन ग्रेन की सिंथेसिस होगी। राइट, और हमने देखा कि जो सर्कल है माइक्रोस्पोरेंजियम, तो हमें लास्ट वाले वर्ड को अंडरलाइन करना है क्योंकि इसी वर्ड से कंफ्यूजन रहेगी, और माइक्रो वर्ड हमेशा मेल के साथ आता है। फिर हमने देखा इनके अंदर यार ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको टिश्यू कहते हैं, और स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरो से मुझे ये याद रखना है कि यही है जो आगे पोलन ग्रेन बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि ये लेटर ऑन पोलन ग्रेन में डिवाइड हो रहे हैं। तो बस ये सर्कल्स के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। 4 स्पोरोजिनस टिश्यू का ग्रुप मिलेगा तुम्हें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। फिर हम आगे गए और हमने कहा चलो इनकी लेयर्स को धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि जिस लेयर से ये स्पोरोजिनस टिश्यू है ना सेंटर में, तो जिस लेयर से ये स्पोरोजिनस टिश्यू सराउंडेड है वो बायन्यूक्लिएटेड है। अब इसमें ना अपने नोट्स में एडिट कर लेना, या फिर हम इसको कह सकते हैं मल्टीन्यूक्लिएटेड। किसी किसी प्लांट्स में ना 2 से ज्यादा भी न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो अगर नीट तुम्हें पूछे मल्टीन्यूक्लिएटेड और बायन्यूक्लिएटेड कौन सी लेयर है एंथर की, तो वो टेपटम है, लेकिन मल्टीन्यूक्लिएटेड का पॉइंट एक ऐड कर लो। ओके, फिर हमने देखा कि ये लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पोरोजिनस टिश्यू को, और ये इनरमोस्ट लेयर होती है स्पोरोजिनस टिश्यू के साथ होती है। क्लियर इतना? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ये ma'am. पॉइंट ऐड कर लिया सबने मल्टीन्यूक्लिएटेड वाला। यस मैम। Yes, ma'am. मोर देन 1 हमेशा मल्टी में काउंट हो सकता है। फिर हमने इसकी लेयर को और खोल दिया। तो कुछ नहीं कर रहे हम, यही वाली जो पिक्चर थी, ऐसे बटरफ्लाई जैसी सी बनी हुई जो पिक्चर थी, हमने इसी को बहुत ज्यादा खोल लिया है। ठीक है, और इसी के पार्ट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कितनी लेयर से बना है। ठीक है, जैसे इतना, रुको, तो थोड़ा मैंने ज़्यादा ही खराब बना दिया, इतना खराब नहीं बनाना।
तो जैसे ये एक सर्कल है, तो मैंने इसको यहाँ तक डाइसेक्ट कर लिया है और यहाँ पे देख रही हूँ माइक्रोस्कोप के अंदर। तो हमने देखा कि टेपेटम है इनर मोस्ट लेयर, टेपेटम के बाहर जो लेयर आती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। मिडल लेयर कहते हैं, पक्का? यस मैम। यस मैम। इसके बाद वाली लेयर को क्या कहते हैं? एंडोथेसियम। और उसके बाहर वाली लेयर को? एपिडर्मिस। फिर हमने ये फ्लो चार्ट को, इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखा था, राइट, कि एपिडर्मिस है आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट है टेपेटम। तो मैंने कहा था कि सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये है सीक्वेंस की, एंथर किससे कनेक्टेड है, और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। अब उसके बाद हमने इसी पिक्चर को और बड़ा करके बना लिया था। उसके बाद हम लोग गए थे फ्लो चार्ट, हम ऑलरेडी पीछे बना के आए थे। इस पॉइंट को हमने यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड यहाँ भी लिख लेते हैं, इन केस कोई भूल गया है तो लिख लो। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करने लगे थे किसकी? स्पोरोजेनस टिश्यू। हमें इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। क्यों? क्योंकि भाई एनसीईआरटी को आया था, तो क्या करें, जाना पड़ेगा हमें भी, राइट। तो स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर हम फोकस कर रहे थे। हम कह रहे थे कि अगर ये एंथर है और इसका ये सर्कल है, तो इसको हमने क्या किया, मैग्नीफाई कर दिया है। मैग्नीफाई करके हम स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल देख रहे हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू के जितने भी सेल है वो 2n है नेचर में। नहीं किसी ने लिखा था तो साथ में लिख लेना, ठीक है। तो ये सेल है ग्रीन कलर की लाइनिंग वाला, और अंदर ये उसका न्यूक्लियस दिखा रहे हैं। आगे जब हम गए तो हमने ये टर्म याद करी थी, माइक्रो मतलब मेल, मेगा मतलब फीमेल। ये 2 टर्म हमें ऐसे ही याद रखनी है, करेक्ट किया था इतना। यस मैम। उसके बाद हम और आगे गए और हमने इस प्रोसेस का डाइसेक्शन कर दिया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो मतलब मेल के बारे में बात हो रही है, स्पोरो मतलब पोलन ग्रेन्स के बारे में बात हो रही है, और जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। तो हम अब इस प्रोसेस में पढ़ेंगे कि कैसे पोलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में सिंथेसाइज होते हैं, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मदर सेल का वर्ड जब भी तुम सुनोगे ना, तो मदर सेल की हमेशा पोलैरिटी 2n ही होती है, कहीं एक्सेप्शन आएगी तो देख लेंगे, राइट। तो मदर सेल जहां भी पढ़ोगे उस सेल का तुम समझ जाना कि अगर मैंने सेल बनाया है और अंदर मैंने न्यूक्लियस बनाया है, तो इस न्यूक्लियस की पोलैरिटी 2n ही होगी, ओके। अब हम प्रोसेस पढ़ने लगे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने क्या कहा, थोड़ा एक्टिव हो जाओ, अब जो अभी तक अगर सो भी गए थे तो उठ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो स्पोरोजेनस टिश्यू है यहाँ पर, उसके कुछ सेल्स डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें पोलन ग्रेन में चेंज होना है। तो अब उन सेल्स को हम स्पेशल नाम देंगे जिन्होंने सोच लिया है। जैसे कि तुम भी 12th ग्रेड में हो, बहुत सारे बच्चे 12th ग्रेड में है, लेकिन तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुमको अब डॉक्टर बनना है, या तुमको अब डेंटिस्ट बनना है, वो भी डॉक्टर होते हैं, या फिर तुमको अब लेट्स से साइंटिस्ट बनना है, राइट। तो तुम्हें साइंस में आगे जाना है, तो अब तुमने एक एम डिसाइड कर लिया। तो अब तुम कराओगे कंपटीशन प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट, ठीक है। तो तुम्हारी एक अलग कैटेगरी होगी कि कंपटीशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ 12th में नहीं हो। वैसे ही स्पोरोजेनस टिश्यू और माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो सेम, फर्क ये है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल वो सेल है जो डिसाइड कर चुके हैं उन्हें पोलन ग्रेन बनना है, जैसे तुम लोग डिसाइड कर चुके हो तुम्हें एंट्रेंस क्रैक करना है, राइट। तो प्लॉइडी बिल्कुल सेम होगी, 2n रहेगा, कुछ फर्क नहीं आया ना, सिर्फ विजन में फर्क आ गया, डिसाइड कर लिया हमने। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे ना पोलन ग्रेन बनने के लिए, तो उसके एक्स्ट्रा एफर्ट क्या होंगे? जैसे तुम्हारे एक्स्ट्रा एफर्ट है, तुम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, उनके स्पेशल एफर्ट्स क्या है कि वो मियोसिस करवा लेंगे अपने अंदर। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो अगर एक सेल है और उसमें मियोसिस 1 होगी तो वो 2 सेल में डिवाइड होगा, और फिर मियोसिस 2 होगी तो वो दोनों सेल आगे 2-2 सेल में डिवाइड होंगे, तो एंड में हमेशा 4 सेल बनेंगे। मियोसिस खत्म होने के बाद हमेशा 4 सेल बनते हैं ना, तो 4 सेल बन गई, और इन 4 सेल ये सेल ना एक दूसरे से अटैच होते हैं थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। तो ये येलो कलर से दिखा रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड वर्ड है, मेगास्पोर टेट्राड नहीं है, ठीक है। तो 4 सेल बन गए और हर किसी की पोलॉइडी n है। तो जब भी मियोसिस के बाद कोई सेल लिखोगे तो उसकी पोलॉइडी ऑब्वियसली हाफ होगी, ठीक है। यहाँ तक कर लिया था? यस मैम। Yes, ma'am. ये बात यहाँ पर समझाई गई थी आपको। अब मैंने कहा कि ये सारे के सारे सेल आगे चल के पोलन ग्रेन्स ही बनाएंगे, तो मैं इनको पीजी लिख रही हूँ। ये सब ने पीजी बनाना है, पर हर किसी को क्यों पढ़ना है, हम एक ही सेल की आगे फर्दर डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं, ईजी होगा। तो अब हम एक सेल की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन सब डेवलप हो रहे हैं, तो पूरे के पूरे माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे चल के पोलन ग्रेन्स में डिवाइड होंगे। फिर हमने इस चीज़ को पढ़ा, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे स्क्रीन का, एक सेकेंड। तो हम इस पेज पे आते हैं, और यहाँ पे हमने वही चीज़ दिखाई कि देखो वो एक सेल जो था ना, ये मेरा माइक्रोस्पोर है, ठीक है।
माइक्रोस्पोर। जहाँ पे लिख रही हूँ वहीं पे ध्यान दो, बाकी भूल जाओ। तो माइक्रोस्पोर के अंदर एक है हमारा न्यूक्लियस, और इस प्यारे से न्यूक्लियस के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इसके अंदर एक वैक्यूल बनना स्टार्ट हो गया, सेकंड स्टेप पे देखना हमें, ठीक है। वैक्यूल बनना स्टार्ट हुआ, तो वैक्यूल बड़ी सी स्पेस है जिसने इसके न्यूक्लियस को एक एंड की तरफ धक्का दे दिया। अब जहाँ पे उसने उस न्यूक्लियस को धक्का दिया, न्यूक्लियस अंदर चला गया माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस हुआ तो एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में चेंज हो गया, लेकिन उसने साइटोप्लाज्म की लेयर नहीं बनाई अपने पास, अभी एक ही सेल है। तो ये एक सेल है विद टू न्यूक्लियस, अभी ये एक सेल है विद टू न्यूक्लियस। अब एक न्यूक्लियस है जो ऊपर की तरफ चला गया, एक पोल की तरफ चला गया, और इसकी जो शेप है ना वो थोड़ी इरेगुलर हो जाती है। इस सेल को, इस वाले को हम कहते हैं, ये एक न्यूक्लियस है और ये पूरे सेल का साइटोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल में 2 पॉइंट ऐड कर सकते हो तुम कि वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, वो है इरेगुलर शेप का, इरेगुलर शेप। और अबंडेंस साइटोप्लाज्म है जो दिख भी रहा है, ये सारा साइटोप्लाज्म है। और जो दूसरा सेल था उसने अपने आसपास थोड़ी सी सेल वॉल सी बना ली, तो ये सेल है, उसका सेंटर में न्यूक्लियस है, ये है हमारा जेनरेटिव सेल, वो एक तरफ को चला गया। वो अभी भी वैसे वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में से झूम सा रहा है थोड़ा, राइट। इतनी बात क्लियर। तो ये मैंने जो नया पॉइंट लिखा है वो ये इरेगुलर शेप है वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस की। समझ आया? यस मैम। मैम पता रिवीजन बहुत डिटेल में है, लेकिन रिवीजन इज द की। ये तो समझाया था कल मैंने, पढ़ना चाहे कम लेकिन रिवाइज जितना पढ़ा उसको 3-4 बार करना, राइट। अब हमने क्या बोला कि यहाँ पर मैंने तुम्हें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसे ही बता दिया था कि जो वैक्यूल होता है ना, उसकी जो लेयर होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि टोनोप्लास्ट किसकी लेयर होती है, तो पता होना चाहिए वैक्यूल की आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं। अब यही वाली प्रोसेस इन्होंने यहाँ दिखा दी। अब ये कह रहे हैं कि अभी भी ना इस कंडीशन में भी जब जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बन गया, हम इसको पोलन नहीं कहते, अभी इसमें और डेवलपमेंट होगी। क्या डेवलपमेंट होगी अब इसमें, हम कब इसे पोलन कहेंगे, कोई बता सकता है? जो आउटर लेयर बन जाएंगे इस पे इंटाइन। यस, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। जब आउटर लेयरिंग बनेगी तो आउटर एक्साइन बनेगी और उससे इनर मोस्ट इंटाइन बनेगी, ठीक है। जो एक्साइन होगी उसमें छोटे छोटे छेद होंगे जिन्हें जर्म पोर कहेंगे, जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा। तो स्पोरोपोलेनिन एक्साइन में एक पर्टिकुलर केमिकल है जो एक्साइन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, रेजिस्टेंट बनाता है, ठीक है। अब इनमें बाहर लेयर बन गई, तो इसमें कितने सेल है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, इस पूरे स्ट्रक्चर में 2 सेल्स है, तो हम इसे कहते हैं 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन। यहां तक पढ़ाया था आई थिंक मैंने, करेक्ट। यस मैम। कोई जिससे डाउट हो तो सो जा सो जा, माइक ऑन करके सो जा, ताकि तू बताए मुझे कि आपकी क्लास में सो रहा हूं मैं। हाँ, अब कंफ्यूज है कि माइक ऑन करके हंसूं या बंद करके हंसूं। जर्म पोर एक से ज्यादा हो सकते हैं, और एक लाइन लिख लेना, शायद ट्रिक करके पूछ ले कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। तो जो हमारे जर्म पोर्स होते हैं, लिख लो, कभी कभार पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं कि जर्म पोर्स के साथ 2 पॉइंट लिख लेते हैं। प्रेजेंट, ये इस टिक का मतलब है प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट इन एक्साइन। पहले तो ये एक्साइन में प्रेजेंट है, इंटाइन में नहीं प्रेजेंट है। दूसरा, स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट हियर। अब कोई सोचेगा कि मैम हम इतने झल्ले तो है नहीं, कितनी सी बात लिखवा रही हो, तो हमें भी समझ में आ गया। क्या है ना कि जब पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री भी होता है और कंधों पे ऐसे बोझ भी होता है कि घर और रिश्तेदारों को पता है पेपर देने जा रहे हैं, है ना, और आसपास के लोग आपको पागलों की तरह पेपर करते दिखते हैं, चाहे वो अंदर ईना मीना डी का ही कर रहे हो, तो डर भी हो जाता है, तो उस टाइम पे चीज़ें क्लिक नहीं करती, तो इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। यस मैम। चलो आगे चलते हैं। तो स्पोरल पोलिनिन कौन सी लेयर में था पोलन ग्रेन की? आउटर एक्साइन। एक्साइन। तो एक्साइन क्यों फेमस है? क्योंकि इसके पास स्पोरोपोलिन है। तो दूसरी कौन सी है? इंटाइन। और इंटाइन में क्या है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन लिख लो, इन केस आ गया तो। वैसे तो स्पोरोपोलिन पे क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभार जज्बातों से खेल सकते हैं एंट्रेंस वाले, तो लिख लो, हमें क्या, पूरा दिन मैं इसके साथ डन खेल मैम। सकती। डन मैम।
ये किसी को आता है इसे कैसे हटाया जा सकता है? थोड़ा अजीब लगता है, मैं खुद को देख के पढ़ा रही हूँ। ये अरे कोने में चला गया, ये अच्छा है। मैं दिख रही हूँ तुम्हें? Yes. यस मैम। फिर ठीक है, मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मैं खुद को पढ़ा रही हूँ, इट्स वियर्ड। हे डू यू नो, गाना नहीं गाना है, ऑलमोस्ट 60% पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इन 2 सेल स्टेज। तो अभी जो तुमने स्ट्रक्चर बनाया था ना ऐसे वाला, इसमें एक्साइन था, इसमें इंटाइन था, और इसमें ऐसे 2 न्यूक्लियस थे, ये जेनरेटिव सेल था, और ये वाला जो था ये हमारा वेजिटेटिव सेल है। तो ये 2 सेल स्टेज थी ना, तो 60% पोलन ग्रेन्स जो एंजियोस्पर्म से रिलीज होते हैं ना एनवायरनमेंट में थ्रू पॉलिनेशन, वो इसी स्टेज में रिलीज होते हैं, 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। तो 60% रिलीज होते हैं, तो बचे 40%, उनका क्या हुआ? वो रिलीज होते हैं इन ए 3 सेल स्टेज। मतलब कि आगे भी एक और माइटोसिस होनी है। और तुमको पता है कि जब मेल का पोलन ग्रेन फीमेल के एग के पास जाता है, तो जब वो फ्यूज होने वाले होते हैं ना, वो 3 सेल स्टेज में ही होता है। मतलब कि बिफोर फर्टिलाइजेशन उसको 3 सेल स्टेज में आना ही है। जैसे फीमेल के एग को बिफोर फर्टिलाइजेशन सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करनी पड़ती थी ना, याद है वो प्रोसेस? यस मैम। उसी तरीके से पोलन ग्रेन को भी अपने अंदर 3 सेल स्टेज लानी है, तभी वो फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है। तो कभी कभार वो 3 सेल स्टेज, मतलब कितना 40% टाइम, 40% टाइम्स वो ये तो 3 सेल स्टेज है, मेल के अपने स्टैमन के अंदर, मतलब एंथर के अंदर ही क्रिएट होती है, फिर पॉलिनेशन होती है। और 60% केसेस में देखा गया है कि 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन मस्त पहुंच गया फीमेल पार्ट के पास, और जब वो पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल कर रहा होता है ना फीमेल एग की तरफ, उस टाइम पे वो नेक्स्ट मियोसिस माइटोसिस कर लेता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको लिख लो, पूछा जा सकता है। ओके, अब ये 3 सेल स्टेज का कैसे है वो बताती है, लिख लिया? यस मैम। बस बेटा माइटोसिस करानी। हाँ जी साहिल। मैम सेल कौन सा डिवाइड होगा इसमें, जनरेटिव या फिर वेजिटेटिव? जेनरेटिव। ओके। ठीक है, तो देखो ये था हमारा वेजिटेटिव। बेटा ये जो है ना, ये पहले ना ये क्लियर कर लो यार, ये किसी को कंफ्यूजन ना हो। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये। तो वेजिटेटिव सेल कौन सा है? ये पूरा का पूरा वेजिटेटिव सेल है। मैम सिर्फ ये न्यूक्लियस ही है? हाँ, ये देख, ये बच्ची कंफ्यूज थी ना, मैं भी स्कूल में कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मुझे Yes, एकदम से ma'am. याद आ गया। हाँ, मुझे भी एकदम से याद आ गया, मेरे साथ भी मेरे जज्बातों के साथ खेला गया था। ये बेटा न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, ये पूरा वेजिटेटिव सेल है, ये सारा साइटोप्लाज्म इसका है, इसकी प्रॉपर्टी Yes, है। ma'am. ठीक है, और ये नीचे वाला सेल है ना, ये है जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये है जेनरेटिव सेल, उसके आसपास सेल वॉल है अपनी, और ये किसके साइटोप्लाज्म में ऐसे डुबकियां मार रहा है? वेजिटेटिव सेल के। तो वेजिटेटिव सेल एक समुद्र की तरह है, बहुत बड़े समुद्र की तरह है, जिसके बीच में छोटी सी शिप जेनरेटिव सेल की चल रही है। अब क्या होगा, जेनरेटिव सेल के अंदर हो जाएगी माइटोसिस। ध्यान से देखना, तो इसमें कुछ नहीं हुआ, अभी भी वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस तो वैसे का वैसे एक दिख रहा है ना, लेकिन जेनरेटिव सेल की तरफ देखो नीचे, देखो ये 2 बन गए। अब जेनरेटिव सेल में जब माइटोसिस होती है तो वो क्या बना देते हैं? 2 जर्म सेल, मेल जर्म सेल्स। सो 2 मेल जर्म सेल फॉर्म्ड। ठीक है, समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं जेनरेटिव सेल, उसमें हो गई माइटोसिस, और उससे क्या बन गए? 2 सेल। ऑब्वियसली माइटोसिस हुए तो 2 सेल बनेंगे, तो उससे बने 2 सेल, और इन दोनों सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल्स। एक सेल रिस्पॉन्सिबल होगा नया प्लांट बनाने के लिए, और दूसरा सेल खाना बनाने के काम आएगा। आगे पढ़ेंगे, तो ये लिख लो एक बार। एक क्वेश्चन बनता है कि माइटोसिस किस सेल में हुई, जो इसने भी पूछा था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि माइटोसिस के बाद क्या बना है, कितने जर्म सेल्स होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर बिफोर फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। जर्म सेल किसके साइटोप्लाज्म में ऐसे डुबकियां मार रहा होता है, मतलब वो अच्छी लैंग्वेज यूज करेंगे, मैं थोड़ी दूसरी कर रही हूँ। राइट, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसकी शेप कैसी होती है? इरेगुलर होती है। तो अपनी पिक्चर में इरेगुलर बना लो, ऐसे इरेगुलर सी होती है, प्रॉपरली ओवल या सर्कुलर नहीं है। राइट, बाकी जेनरेटिव
सेल की शेप इरेगुलर होती है? मैंने कहा ही नहीं, तो ऐसे कैसे इरेगुलर हो गई? उसकी नॉर्मल है। किसके पास ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, जनरेटिव सेल या वेजिटेटिव सेल? बेटा वेजिटेटिव सेल के पास ज्यादा होता है, उसने आगे चल के खाना बनाना है डेवलपिंग बेबी के लिए। जर्म सेल के पास साइटोप्लाज्म ज्यादा होता नहीं है, उसको चाहिए भी नहीं है, उसने तो एग के साथ फ्यूज करके एग से खाना लेना है, राइट? चले आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो अगर मैं ओवरऑल लिखूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए कितनी बार क्या क्या हुआ, तो मियोसिस उसमें एक बार हुई। और जितनी भी प्रोसेस कराऊंगी ना तुम्हें 11th और 12th में, मियोसिस एक ही बार होगी एक सेल में, दूसरी बार मियोसिस करके क्या आधे नंबर पे जाएगा डीएनए? आधा थोड़ी कर देगा। तो मियोसिस एक ही बार होगी। माइटोसिस इस केस में 2 बार हुई। जब पहली बार माइटोसिस हुई थी तब क्या बना था? वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल बना था। और जब दूसरी बार माइटोसिस हुई थी तो 2 जर्म सेल बने थे, राइट? तो फर्स्ट माइटोसिस ने क्या बनाया था? फर्स्ट माइटोसिस का रिजल्ट क्या था? अगर चाहो तो साइड में लिख लो। एक बना था वेजिटेटिव सेल और दूसरा बना था जेनरेटिव सेल। और जब सेकेंड माइटोसिस हुई, पहले तो कोई ये नहीं लिखेगा माइटोसिस 1 एंड माइटोसिस 2, वैसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ मियोसिस होता है, राइट? और सेकेंड मैम कितना टाइम हुआ है बायो की क्लास लेके? बेटा अभी बस स्टार्ट ही हुई है, थोड़ी सी देर हुई है, पहले तो रिवीजन नहीं हुई थी, नया टॉपिक अभी स्टार्ट किया है, तो कंटिन्यू कर सकता है। तो सेकेंड टाइम माइटोसिस हुई है, सेकेंड स्टेप नहीं है माइटोसिस का, सेकेंड टाइम हुई है। तो कोई कभी भी माइटोसिस को M1 M2 नहीं लिखेगा, उस बच्चे को भगवान पाप लगाएंगे ठीक है? वो मियोसिस के स्टेप है, ये माइटोसिस पूरा अलग प्रोसेस है। तो सेकेंड माइटोसिस ने क्या बनाए थे? 2 जर्म सेल्स। तो इस चीज को क्लियर करके चलना, ओके? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड यहां पर होगी, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब करते हैं, आई थिंक डायग्राम होंगे। चलो डायग्राम के लिए तैयार? एनसीईआरटी के डायग्राम एक बार देख ले, ऐसे घूर ले हम उनको, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम लेबल करने के लिए आते हैं और जीवन को नरक बना सकते हैं हम बनाने नहीं देंगे, हम ज्यादा शाणे हैं। देखो सबसे पहली पिक्चर ये है, ठीक है? इसमें ये तुमको दिखा रही है एंथर है, और एंथर के बीच की ये लाइन तुमको दिखा रही है कि ये एक लोब है और एक लोब 2 थीका में डिवाइडेड है, ये थीका 1 थीका 2, करेक्ट? Yes, ma'am. राइट? तो तुमको थोड़ा समझ आना चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे इसको लेबल करना आ जाए तो हद ही हो गई, पर चलो क्या पता किस्मत का। ये फिलामेंट है, राइट? तो ये पूरा का पूरा फिलामेंट है। अब ये कह रहे हैं कि इसको जरा यहाँ से काटते हैं और यहाँ आंखों को यहाँ पे लगाओ और इसको देखो ऊपर से कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। ये 4 तुम्हें खाने दिख रहे हैं बटरफ्लाई जैसे, ये 4 वही खाने हैं, ठीक है? बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है, हम उसको जनरली बनाते नहीं अपने डायग्राम में ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, राइट? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक चीज पे ध्यान रखना है ये कि ये दोनों के दोनों जो लोब्स है, ये चारों के चारों थीका, ये नीचे फिलामेंट से अटैच है, ओके? ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूट्रिशन लेने देने के काम आते हैं, ओके? तो ये जो पोलन ग्रेन है पोलन सैक्स के अंदर, ये छोटे छोटे जो सर्कल बने हैं पोलन सैक के अंदर बनते हैं। और लाइन ऑफ डाइसेंस का मतलब है कि यहाँ से फिर डाइसेंस होगा, तो बाहर की जो 3 लेयर थी, याद है ना तुमको एंथर की, वो 3 लेयर में डाइसेंस होता है जिसकी वजह से वो फटती है, मतलब वो ड्राई हो जाती है और फिर ये फट जाते हैं पोलन सैक और सारा पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। बाकी टेपटम का जो मेन काम होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का होता है। तो ये अलग अलग इसलिए बताया जाता है, ऑब्वियसली टेपटम भी डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन स्पेसिफाई किया जाता है कि बाहर की 3 लेयर ड्राई अप होकर डाइसेंस करेगी और टेपटम न्यूरिशमेंट का काम करेगी। क्लियर? क्लियर? चलो आगे। Yes, ma'am. Yes, तुम ma'am. माइक बंद कर ले भाई, मुझे बोलने दे मृदुल। अब देखो ये 4 लेयर बता रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहा? आउटर एपिडर्मिस, फिर उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर, उसके बाद टेपटम, ठीक है? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कंफ्यूज मत हो जाना इस पिक्चर में, है बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक्चुअली ना 2 तरीके से प्रॉब्लम होती है, एक होता है जब हम बिल्कुल पढ़ के नहीं जाते तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो जाता है, और दूसरा होता है जब हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो हम हर चीज में दिमाग लगाते हैं। डायग्राम्स में दिमाग मत लगाना, क्योंकि एनसीईआरटी से एज सच डायग्राम्स आएंगे, तो जितना एनसीईआरटी में था उतना ही याद रखना है, ठीक है? इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अंदर दिखाया इन्होंने माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब MMC। क्लियर? चलो आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखो ये यहाँ पर तुमको क्या दिखा रहे हैं, यहाँ तुम्हें डाइसेंस दिखा रहे हैं, फट गई ये लेयर,
और ये बाहर निकल रही है पोलन ग्रेन्स। अगर ये 60% केसेस की बात कर रहे हैं तो ये होगा 2 सेल स्टेज पे, और अगर ये दूसरे केस की बात कर रहे हैं 40% वाला केस है ये, तो ये 3 सेल स्टेज में रिलीज हो रहे होंगे। हमें पता नहीं चलेगा इस पिक्चर से, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि डाइसेंस हो रही है। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं, ये देखो ये कौन सी स्टेज है बेटा? ये स्टेज है जब फर्स्ट माइटोसिस हो चुकी है, फर्स्ट माइटोसिस डन। तो ये रहा वेजिटेटिव सेल, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये जेनरेटिव सेल छोटू है, इसका साइटोप्लाज्म ज्यादा है, देख के पता चल रहा है, राइट? एनसीईआरटी की पिक्चर है ये। तो ये थे एनसीईआरटी की पिक्चर, एक बार देख लेना, ये बहुत लंबी सी पिक्चर है, तो एक बार उसको देखना तुम्हें समझ आ जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये था मेल का पार्ट, मेल का तुम पार्ट कर चुके हो पूरा का पूरा। अब आता है फीमेल का पार्ट, ठीक है? तो अब फीमेल के पार्ट से स्टार्ट करना है, अगर आपकी इजाजत हो तो स्टार्ट करें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ मैम, क्या हुआ? क्या हो गया? ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग में मैं फूल बनाऊंगी और प्लांट बना देंगे हम। और अब हम आज करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जब 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम फोकस करने की कोशिश करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस पे। मेगा वर्ड आ गया तो फीमेल की बात हो रही है, राइट? तो Yes, आज ma'am. का हमारा कंसर्न जो है वो एक्चुअल में ये है। पीछे का रिवाइज कराना ज़रूरी था क्योंकि एक दिन का गैप था, और एक दिन में तो तुम मेरी शक्ल भूल जाओ। एक पूरा टॉपिक भूलने की काबिलियत तो रखते हो ना। चलो स्टार्ट करूं? पक्का ना मेल वाला हो गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। चलो भाई, इससे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करें, एक आज की ट्रिक है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो जब तुम कोई भी किताब पढ़ते हो, पहले तो मैंने बोल रखा है एनसीईआरटी पढ़ेंगे सारे, ठीक है? एक्स्ट्रा किताब जो जिस चैप्टर में बोली थी तब पढ़ना जब एनसीईआरटी दिल से याद हो जाए, तो उसी से दिल की मोहब्बत करनी है, ठीक है? जैसे प्यार होता है ना अपनी चीज़ों से, वैसे एनसीईआरटी है तुम्हारी चीज़, पहले पढ़नी एनसीईआरटी है। तो लेकिन एनसीईआरटी में भी क्या अंडरलाइन करना है? तो एनसीईआरटी में जहाँ पर भी तुमको ये वर्ड दिखे, हेंस, देयरफॉर, फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट, जैसे तुम्हें ये वर्ड मिल गया ना तो तुम्हें अलर्ट हो जाना है। वो आता है ना, सावधान हो जाओ, लाइक रेड अलर्ट मिल गया तुम्हें, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाना होता है। जैसे अगर मम्मी को गुस्सा आता है तो मम्मी की आंखें देख के पता चल जाता है कि भाई अब पिटे, अब ये जब रिश्तेदार जाएंगे तो मम्मी मारेगी पकड़ के, नहीं तो सुनाएगी तो पक्का, है ना? जब पापा के साथ भी होता है सब ठीक है, लेकिन अगर वैसे टेढ़ा होकर देख के तो हम समझ जाते हैं कि भाई अब पिटे, तो वो इंडिकेशंस होते हैं। वैसे ही हेंस, देयरफॉर, फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट इंडिकेशन है। तो इसके बाद जो भी लाइन है उसको ऐसे बिना मतलब बिल्कुल विश्वास करके अंडरलाइन कर लेना, वो उस लाइन से पेपर आने के चांसेस 50% से ज़्यादा ही हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सेप्ट से बहुत पेपर आता है, फॉर एग्जाम्पल से बहुत पेपर आता है, ठीक है? हेंस हमेशा तभी आता है जब किसी प्रोसेस का कंक्लूजन निकलता है, तो कंक्लूजन से भी पेपर आ सकता है, राइट? तो ये है कुछ ट्रिकी वर्ड्स जो तुमको याद रखने हैं। मैम आई थिंक पोलन वायबिलिटी रह गया बेटा। पोलन वायबिलिटी, पोलन ग्रेन्स का जब हम वो करेंगे ना न्यूट्रिशन, उसके साथ करेंगे। तो अभी हम मेल पार्ट और पोलन ग्रेन, फिर फीमेल का पार्ट मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर इनकी फर्टिलाइजेशन, फिर सीड, उसके बाद ये वाले पार्ट करेंगे, लास्ट का पार्ट। ओके, चलो आगे। yes, ma'am. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है प्लांट के केस में उसको हम कहते हैं पिस्टल। तो मेल में क्या कहते थे? कंपेयर करके चलेंगे, मेल में क्या कहते थे? Stamen. स्टेमन, हाँ, एंथर मत बोल देना कोई, स्टेमन कहते हैं। तो इसमें हम कहते हैं पिस्टल, और एक और नाम है इसका कार्पल, राइट? तो पिस्टल और कार्पल एक ही चीज है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। ओके, सबसे पहला पार्ट जहाँ पर पोलन ग्रेन आके गिरता है वो होता है थोड़ा स्टिकी स्टिकी। तो मान लो ये है पोलन ग्रेन, ओके, ये है हमारा पीजी पोलन ग्रेन। तो ये आके जो फीमेल के पार्ट से अटैच होगा, जो थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा होगा, राइट, उसका नाम क्या होता है? जो स्टिकी स्टिकी होता है, स्टिग्मा। यस, तो पहला पार्ट हो गया स्टिग्मा। और अगर स्टिग्मा है और फीमेल की बात है और स्टाइल नहीं आया तो क्या मजा आया ना, तो थोड़ा तो स्टाइल बनता है। तो फिर आता है एक लहराता हुआ सा पार्ट जिसको हम कहते हैं स्टाइल। जैसे फिलामेंट था मेल के केस में, यहाँ पर है स्टाइल। और उसके बाद अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बिना एग कहाँ जाएगा ना, एग को बनाने वाली और उसको रखने वाली चीज, जिसे हम कहते हैं ओवरी। तो ये हमारे केस में भी है, ह्यूमन में भी, और इनके पास भी होती है ओवरी, राइट? तो सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मिलकर बनाते हैं पिस्टल या कार्पल, या फिर इसे हम गाइनोशियम भी कहते हैं।
चलो ये वर्ड रहने दो, ये वर्ड मैं तुमको ना फ्लावर की पिक्चर के साथ कराऊंगी, जो लास्ट में करवाऊंगी। डन, चलूं आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो पिक्चर Yes, कर ma'am. लेते हैं। बताओ ए क्या है, Stigma. बी क्या है? Style. Style. अच्छा स्टाइल मारते हो। और सी क्या है? Ovary. गुड, साफ साफ सी पिक्चर बना लो। स्टिग्मा, राइट। और सेंटर में जो खाली रीजन है वो लॉक्यूल कहते हैं, उसके अंदर आगे ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, बेसिकली उसके अंदर एग होता है। तो समझो ओवरी भी होती है, फिर ओव्यूल होता है, फिर उसके अंदर एग होता है। तो पहली चीज तो ओव्यूल एग नहीं होता, ओव्यूल सीड बनेगा आगे। चलो आगे करेंगे, इतना सारा नहीं बोलना मैंने। हो और टेक माय वर्ड्स बैक, भूलो, इतना कर लो। डन। Done, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब एक शब्द है जो अब बताना चाहेंगे हम आपको बड़े ही प्यार से। ये आपको वैसे तो मोफोलॉजी के अंदर ज़्यादा आएगा, राइट। जब प्लांट की मोफोलॉजी तुम 11th ग्रेड की पढ़ोगे, जो मैंने तुम्हें कहा था कि एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट कर देना, जो शायद किसी ने करी होगी, बट तुम्हारा संडे टेस्ट भी है, तुम्हारे पास बहुत अच्छा बहाना है ना डिसिप्लिन होने का। तो जिसने भी स्टार्ट करी होगी उसे थोड़ा थोड़ा याद होगा। जो कैपिलरी होती है, जो मैंने कैपिलरी बोला कहीं, हाँ कैपिलरी बोला मैं, नहीं बेटा कार्पल क्षमा चाहूंगी मैं, गलती हो गई मुझसे। तो जो कार्पल होते हैं, कार्पल कभी कभार अकेला पड़ा होता है, एक कार्पल ऐसे मस्त अकेला पड़ा है, ठीक है। तो अगर कार्पल यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर की बात हो रही है, पहले तो ये देख लो, अगर ये अकेला स्ट्रक्चर पड़ा है तो इसे मैं कहूंगी मोनो। मोनो मीन्स सिंगल, अकेला। अकेले हैं तो क्या गम है, वो वाला अकेला, ठीक है। तो ऐसे वाले कार्पल को हम कहते हैं मोनो कैपिलरी। तो ऐसे फ्लावर्स जिनके पास एक कार्पल अकेला पड़ा है, उस फ्लावर को हम कहते हैं कि मोनो कैपिलरी से कार्पिलरी कंडीशन है। आई डोंट नो कैपिलरी क्यों आ रहा है, ठीक है। और एक कंडीशन हो सकती है तो एक से ज्यादा प्रेजेंट है, ये एक से ज्यादा प्रेजेंट है, थोड़े मॉडिफाई तरीके से दिख रहे हैं पर एक से ज्यादा प्रेजेंट है, तो वो होंगे मल्टी कैपिलरी, राइट। तो मल्टी कैपिलरी भी कार्पिलरी भी फ्लावर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर मल्टी एग्जिस्ट करते हैं जिसका मतलब है मैनी, बहुत ज्यादा, बहुत सारे। तो ये भी दो कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो ये सारे के सारे झुंड बना के मिल के रह रहे हैं, ऐसे सबने एक दूसरे को जप्पी बार रखी है, तो उसको हम कहते हैं सिन। सिंक का मतलब होता है, सिंक का मतलब होता है गले लग के रहना, ठीक है, गले लगे। सिंक का मतलब ही होता है फ्यूज होना बेसिकली, राइट। तो ये फ्यूज फॉर्म में पड़े हैं। तो जो फ्यूज फॉर्म में पड़ी है सारी कैपिलरी, वो तुम्हें एक जैसी सी दिखाई देगी, मोटा सा स्ट्रक्चर। और एपो मतलब होता है फिर अकेले अकेले सा, फ्यूज नहीं है, फ्यूज का ऑपोजिट है एक्चुअली, पर तुम अकेले लिख लो। एपो कार्पस मतलब कि सारी कार्पस जितने भी है, एक है, दो है, एक से तो ज्यादा ही है, दो है, चार है, 10 है, सब अकेले अकेले पड़े हैं, अपने अपने काम से मतलब रख रहे हैं, ऐसे नाराज होकर खड़े हैं, बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो कार्पस दो टाइप के हो सकते हैं किसी भी फ्लावर में, वो मोनोकार्पुलर भी हो सकते हैं, मल्टी कार्पुलर कंडीशन भी हो सकती है। मल्टी कैपिलरी कंडीशन के अंदर सिनकार्पस भी हो सकता है, एपोकार्पस भी होते हैं। पहले बताओ ये टर्म समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, अगर ma'am. टर्म समझ में आ गई तो तुमको अब इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी है तुम्हारे पास अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो Yes, ma'am. बोलो भाई बोलो, मिले ये पिक्चर मिली एनसीईआरटी में? पेज नंबर तो मुझे नहीं पता। सबसे पहले वहां पे लिख, बेटा 2 सेकंड ले तू। ये जो पूरी की पूरी पिक्चर Ma'am, है, मिल स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी वाली, ठीक है, और ये नीचे थैलेमस, तो ये पूरी की पूरी जो पिक्चर है ये बेसिकली हिबिस्कस की है। आना तो नहीं चाहिए लेबल करने के लिए कायदे से, लेकिन हो सकता है कायदा फॉलो करने का नामन करें नीट वालों का, तो हम क्या करें, लिख लो हिबिस्कस अगर नहीं लिखा तो। अब ये दो और एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये जो एकदम गब्बू सा एग्जाम्पल है, ये जो गब्बू सा बीच में पड़ा है, ये भी कार्पल है और ये भी कार्पल का है, राइट। फीमेल पार्ट गायनोशियम रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल का पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो गब्बू सा है, इससे तुम्हें याद रखना है पी फॉर पापा। और ये जो लंबा सा ब्यूटीफुल सा है, इससे तुमको याद रखना है कौन, एप्रोवर था। अरे इसके एग्जाम्पल का नाम भूल गई मैं, सॉरी। इसका नाम क्या है इस वाले का, थर्ड पिक्चर का? Michelia. हाँ, इससे तुमको याद रखना मम्मी, एम। तो ये पिक्चर के साथ इसका लेबल आ सकता है, राइट।
मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता रही हूँ। तो ये एग्जाम्पल है सेकंड वाला किसका, पेपर, राइट। तो ये पेपर का एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है, क्या बोला था बेटा तूने, मैं भूल गई, मर्ड। नहीं बेटा उर्दू नहीं आती मुझे, हिंदी में बता दे थोड़ा। मिचेलिया। बेटा टाइप ही करते, हो नहीं पाएगा। मिशेलिया। ठीक है, तो ये मिशेलिया का एग्जाम्पल है, मिशेलिया फ्लावर का, और ये एग्जाम्पल है पेपर का। तो पहले तो तुम्हें नाम पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। दूसरा ये तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें क्या पता चल रहा है, ये अगर इसने इसको स्टिग्मा बोल दिया इतने सारे को, तो तुमको पता भी चल रहा है कहाँ पर एग्जैक्टली कौन सा स्ट्रक्चर है, सब कुछ फ्यूज है, गब्बू सा बन गया ये। तो ये है सिनकार्पस कंडीशन। तो वो तुमको एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, सिनकार्पस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनकार्पस कंडीशन। तो तुमको याद आ जाएगा कि ये गबू वाला था हमारा, जिसका नाम है पी से पापा यानी पेपर, और एम से मम्मी, मम्मी मिशेलिया। और इस केस में ये जो है ये सारे के सारे डिफरेंट कार्पल्स हैं, आपस में फ्यूज नहीं है, एकदम आराम से आज़ादी से घूम रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको बस रट लेना है किसी तरीके से। पी से पापा गब्बू, बी से मम्मी थोड़े टॉल सी खड़ी है, मैं भी तुमसे थोड़ा नाराज खड़ी है, ऐसे खड़ी है। ठीक है, पापा में भी वैसे बैठे आराम से, कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, डांट लो पीट लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुमको जैसे याद होता करो, लेकिन ये दो एग्जाम्पल याद होने चाहिए नाम के साथ। क्लियर? यस मैम। वेरी गुड, ऑलराइट। फिलिंग द ब्लैंक्स, माइक्रोवर्ड किसके साथ आता है, महिला या पुरुष? मेल। पुरुष के साथ आता है। और मेगा फीमेल। महिलाओं के साथ आता है। शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। एक तारा लो तुम, एक स्टार परफॉर्मेंस थी तुम्हारी। चलो, अब हम करेंगे वो प्रोसेस जिसमें थोड़ा सा तुम्हारे सिर में दर्द हो सकता है, लेकिन फिर मैंने थोड़ी कहा वैसे तुम्हारे क्या, मेरे सिर में भी दर्द होगा थोड़ी देर में। चलो बाल बांध लेते हैं, अब होगा दंगल। अब आता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा मतलब महिला। कौन है ये चैट में? मैम पहले ही लगी पड़ी है। क्या लगी पड़ी है? स्पोरो मतलब है स्पोर्स, मतलब कि अंडा, अंडे की बात होगी यहाँ पर। जेनेसिस, कुक करते हैं हम इसको, चलो पका देते हैं। ठीक है, अंडे को पकाया जाएगा फीमेल के पार्ट में इन द केस ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो पौधों के अंदर अंडे कैसे बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। कितना ज्यादा इसको हंस के पढ़ सकते हैं, फंस लेते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट विद इन द एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, पहले तो होगी डेफिनेशन जो महत्वपूर्ण है। डेफिनेशंस महत्वपूर्ण इसलिए होती है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं और तब समझ नहीं आता क्या करना है, क्योंकि हमने कभी ध्यान नहीं दिया होता। राइट, आगे बढ़े, फिर स्टार्ट करें इसे। यस मैम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था ना, ले बेटा वेट कर लेती हूँ। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, मेगास्पोरोजेनेसिस भी है। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो, तो मैं मजाक कर रही हूँ, इतना कुछ नहीं है, हो जाएगा। बस तुमको यही होता है कि याद रखना होता है कि कहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर भी वैसे मियोसिस होगी, फ्लोइडी कम हो जाएगी, उसके बाद माइटोसिस कर लेंगे। जो दिक्कत तुमको देता है वो इसका स्ट्रक्चर दिक्कत देता है। क्यों? एनसीईआरटी में ना थोड़ा अजीब तरीके से बना है, पता नहीं क्यों, पर इस चैप्टर में अजीब तरीके से बना है, तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखना होता है। पर मजे की बात है कि हमें पहले ही पता है कि हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, तो जब हमें पता ही है तो रख ही लेंगे हम ध्यान, इतने तो डम है नहीं। ये रहा हमारा फीमेल का पार्ट, ये रहा हमारा स्टिग्मा, ये रही हमारी स्टाइल, और ये हमारी ओवरी। बेटा अंडा मिलेगा ओवरी के अंदर, तो हम चलते हैं ओवरी के पास और इससे बात करते हैं। तो हमने इसको कर दिया है मैग्नीफाई इन दोनों पिक्चर्स में। तुम बोलोगे एक पिक्चर कम थी जो दो बना दी। हाँ कम थी, क्योंकि अभी तो मैं बताती हूँ कि क्यों कम थी। देखो ध्यान से देखना, अभी जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये है पूरा का पूरा ओवरी। ठीक है, इस ओवरी के अंदर ये जो तुम्हें सर्कुलर सा स्ट्रक्चर दिखा है ना, ऐसा सूजा हुआ, ऐसे मस्त सूजा हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गिर गया है लेकिन ऐसे सूजा है। राइट, तो ये जो अंदर स्ट्रक्चर है ये है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एक्चुअल में एग होता है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर एक्चुअल में एग होता है। मैम प्रीवियस स्लाइड प्लीज। देख ये बीच में आया प्रीवियस स्लाइड करके, जा भाई ले गजल लो। तो अगर मैं बोलूं कि बाहर है ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होगा एग। ठीक है, तो जो प्लांट का बेबी बनेगा वो ओव्यूल के अंदर बनेगा, तो ओव्यूल एग नहीं होता। ओव्यूल एक शेल है जिसके अंदर एग होता है।
ठीक है, तो अगर मैंने स्लाइड खोल ही लिया है तो मैं यहाँ बना दूं, एक बड़ा सर्कल बना लो जिसको लिख लो ओवरी। ट्रिक्स होती हैं, धीरे धीरे करके कर लेते हैं। उसके अंदर एक उससे थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर बनाओ जिसको लिखो ओव्यूल, और एक सीक्वेंस में लिखना, एक के नीचे एक, और उसके अंदर फिर एक और छोटा पार्ट बना लो जिसके अंदर हम लिख लेंगे उसको एग। सिंपल, ओवरी ओव्यूल एग, ओवरी ओव्यूल एग। और अगर तुम अल्फा उसमें भी चलोगे ना वर्ड वाइज भी, तो ओवरी के स्पेलिंग में वर्ड ज्यादा है, ओव्यूल में उससे कम, इसमें दो तीन डब्बा नहीं, आई टेक माई वर्ड्स बैक, सेम है। ओवरी ओव्यूल एग, मुझे नहीं पता, याद कर लो। और अगर एक और तरीके से याद करना तो इसे कर सकते हो, ओवरी बनाती है फ्रूट। तो बेटा जो तुम ये फ्रूट खाते हो ना, ये फ्लावर की फीमेल की ओवरी खा रहे हो, तो शर्म करो। ओव्यूल होते हैं सीड, ठीक है, तो ये जो सीड होते हैं ना, जब भी किसी सीड को पकड़ते हो तो फीमेल के ओव्यूल को तुमने होल्ड कर रखा होता है, और उसके अंदर होता है एग, एग से नया प्लांट बनता है। तो सीड से नया प्लांट जब निकलता है, एक्चुअली में उसके अंदर जो एग है वो फर्टिलाइज्ड है और उससे आगे नया प्लांट निकलता है। तो बेसिकली जो एम्ब्रियो बनेगा वो एग से बनने वाला है, समझ रहे हो तुम? Yes. शर्म करो, पौधों की ओवरी खाते फिरते हो, क्या जमाना आ गया है। चलूं आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब कुछ दिन तो नहीं फ्रूट खाए जाएंगे। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ठीक है। अगर ये ओव्यूल है तो ओव्यूल किससे अटैच है? तो ओव्यूल जो ओवरी है उससे अटैच है, लेकिन कैसे अटैच है? जादुई तरीके से थोड़ी अटैच है। इनके बीच में एक पूरी की पूरी कॉर्ड आ रही है, इस कॉर्ड को हम कहते हैं फ्यूनिकल। जिस पे अंडरलाइन कर रही हूँ बस उस पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये है फ्यूनिकल, तो मैं यहाँ दिखा दूँ, तो ये पूरी की पूरी जो लेयर है इसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज अ स्ट्रक्चर जो क्या करती है, वो ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करवा रही है, ठीक है। तो फ्यूनिकल इज अ स्ट्रक्चर, लेकिन ओवरी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। ओवरी के साथ एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर फ्यूनिकल अटैच है, और उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। ज्यादा दिमाग मत लगाना कि इसमें क्या क्या काम करता है, इसके केस में प्लेसेंटा, बस इतना याद रख लेना कि जो प्लेसेंटा है वो स्ट्रक्चर है जो एक तरह से ओवरी और ओव्यूल को कनेक्ट करने में मदद कर रहा है थ्रू फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल एक कॉर्ड की तरह है जो प्लेसेंटा से अटैच है टुवर्ड्स ओवरी साइड, और ऊपर ओव्यूल से अटैच है, राइट। तो फ्यूनिकल एक थ्रेड है जो ऊपर तो ओव्यूल से अटैच है और नीचे प्लेसेंटा से अटैच है। ओके, धीरे धीरे ये टर्म याद होगी, पर ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इनमें ना घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। जिस दिन मैं तुम्हें इसकी एनसीईआरटी एनालिसिस कराऊंगी ना, उस दिन तुम्हें देखने को मिलेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर ये सारे हो गए तो क्या बचा? बचा हमारा हाइलम। तो हाइलम क्या है? हाइलम वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ध्यान से देखना। हाइलम वो पॉइंट है जहाँ पे फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच हो रहा है, ठीक है। तो देखो, एक और पेज बनाना पड़ेगा हमें। ये रहा फ्यूनिकल, ध्यान से देखना बड़े पेशेंटली, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, अरे बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये फ्यूनिकल है जिसने एक तरफ ओव्यूल को दूसरी तरफ ओवरी से अटैच कराना है, सिंपल। फ्यूनिकल है और ये हमारी ओवरी है। तो फ्यूनिकल चाहता है, बहुत अच्छे इंसान है ये चाहता है कि भाई मेरे को ओवरी और ओव्यूल की दोस्ती करानी है, ठीक है। लेकिन दोस्ती कराने के लिए ना ओवरी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और ओव्यूल को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो वो अपनी तरफ गोंद लगा लेता है, दोनों तरफ ग्लू लगा लेगा। तो ओवरी की तरफ जो उसने ग्लू लगा लिया है उसको हमने बोल दिया प्लेसेंटा, और जो उसने ओव्यूल की तरफ एक ग्लू जैसा स्ट्रक्चर लगा लिया है हाथ मिलाने के लिए, उसको हमने बोला हाइलम। अलग से नहीं दिखता ये, हाइलम भी एक्चुअली ऐसे ही दिखता है, तो मैं उसको अलग कलर से बना देती हूँ जस्ट इन केस। तो ये रहा हाइलम, यहाँ पे बना दो अपनी ओव्यूल। ओके, बस इतना याद रख लेना, क्लियर इतना? चलो पीछे आते हैं, दोबारा आ रही हूँ पीछे इस टैलेंट पे, ठीक है। आई थिंक इतना डायग्राम क्लियर है। देखो न्यूसेलस तो मैंने जिक्र नहीं किया था ना अभी तक। ओके, तो जो ओव्यूल होता है ना, अगर तुमको याद है वो जब वो किया था यार, ऐसे कैसे याद आएगा, मैंने बनाया कुछ है नहीं स्क्रीन पे, बताओ, हद हो गई। ये क्या बना रही हूँ मैं, बता सकते हो? क्या बात है, शाबाश, तुमको मिलती है अठन्नी। ये क्या बना रही हूँ मैं? ठीक है। और धीरे बोल ले, तुझे ना समझे। ये तुम माइक ऑन करके रोबोट जैसी बाजी का निकालते हो। Microsporogens.
Sporangium. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हाँ स्पोरेंजियम, ये तो बच गई नहीं तो 1 रुपए मैंने तुमसे मांगने थे। माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसके अंदर कौन से टिश्यू होते थे? Progenitus tissue. स्पोरोजेनस। Progenitus. स्पोरोजेनस टिश्यू आगे क्या बनाते थे? Pollen grains. पोलन ग्रेन्स। पीछे आओ। ओव्यूल के अंदर भी स्पेशल टिश्यू होंगे, ये क्यों पीछे रहेगा? ये क्यों पीछे रहेगी? ये भी आगे बढ़ेगी जिंदगी में। इसके अंदर भी स्पेशल टिश्यू है, और इन टिश्यू का नाम है न्यूसेलस। इन टिश्यू का नाम है न्यूसेलस। ये सी है। जिसको मेरी खूबसूरत हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही वो भी मुझे बोलेगा मैम क्या लिखा है, पहले लिख रही हूँ यहाँ पे न्यूसेलस। तो ये न्यूसेलस है, टिश्यू है जिसके कुछ सेल, नॉट ऑल, कुछ सेल नॉट ऑल आगे चल के एग बनाने वाले हैं, और बेसिकली एम्ब्रियो सैक बनाने वाले हैं। ठीक है, आगे समझेंगे, इतनी कोई जल्दी नहीं हमें, तो बस हमें तो नाम ही जानने थे इसमें, कर लिया इतना। अब हमें देखो एक चीज याद रखनी है। क्या? बहुत कंफ्यूज करते हो तुम लोग मुझे, क्या माइक ऑन करके। एक दिन मैं तुम सबके माइक बंद कर दूंगी और मैं प्रिटेंड करूंगी कि मुझे पता नहीं है माइक बंद है, तो मजा आएगा। अरे ज़्यादा तो नहीं पढ़ा दिया मैंने। सुनो भाई, सुन लो। हाँ बोलो साहिल। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल और ये न्यूसेलर टिश्यू जो होंगे वो एग और एमएमसी सेम है। एग और एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल नहीं, मेगास्पोर मदर सेल मॉडिफाई होके आगे, मेगास्पोर मदर सेल मॉडिफाई होके आगे 4 सेल बनाएगा, उसमें से एक एग बनेगा, एम्ब्रियो एग बनेगा, उसमें एक एग बनेगा, अलग है, मतलब उसकी मॉडिफिकेशन से वो बनता है। तो मैं पहले न्यूसेलस से पहले एमएमसी नहीं बनना चाहिए फिर तो, तब नहीं जाके एग बनेगा। न्यूसेलस, नहीं न्यूसेलस तो सारे सेल्स है, उसमें एक एमएमसी बनेगा, अभी बनेगा, डोंट वरी। लेकिन न्यूसेलस से पहले नहीं बनेगा। जैसे स्पोरोजेनस टिश्यू के बाद एमएमसी बनता था, वैसे न्यूसेलस में से कोई सेल एमएमसी बनेगा। ओके ओके मैम। ठीक है। अब देखो, इसको देखो, हाथ इमेजिन कर लो कि ये जो तुम्हारी कॉनी है ये प्लेसेंटा है, इससे फ्यूनिकल अटैच है, फ्यूनिकल अटैच है ये पूरा का पूरा। ये जो तुम्हारी रिस्ट है ये तुम्हारा हाइलम है, और इसके ऊपर ओव्यूल है, ये पूरा ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल है, उसके बीच में न्यूसेलस पड़ा है, उसे छोड़ो, ये पूरा ओव्यूल है। ओव्यूल ऐसे भी हो सकता है और ओव्यूल ऐसे भी हो सकता है। तो जो तुम पहली पिक्चर देख रहे हो ना, ये वाली लेफ्ट साइड वाली, इसमें ओव्यूल ऐसे है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ही सब है, और एक दूसरी पिक्चर है जिसमें ओव्यूल ऐसे गिरा हुआ है, राइट, उसका ऊपर का पार्ट फ्यूनिकल के काफी पास है। ठीक है, तो ये 2 तरीके की ओरिएंटेशन है जो तुमको फ्लावरिंग प्लांट के फीमेल ओवरी के अंदर दिखाई देती है, तो घबराने का नहीं, बस 2 तरीके की ओरिएंटेशन है। तो ये जो सेकंड वाली ओरिएंटेशन दिख रही है ना, जिसमें वैसे घूम गिरा हुआ है, दिख रही है, ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसका जिक्र हम अभी आगे करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में यही वाली पिक्चर भी मेंशन कर रखी है। समझ में आई बात? Yes, ma'am. चलूं आगे? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये जो स्पेशल वाली कंडीशन का नाम था, इसका नाम है एनाट्रोफस ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल ऐसा नहीं है, ऐसे गिरा हुआ है। ठीक है, एना को उसने जैसे देखा वो टॉप से गिर गया। ओके, सो एनाट्रोफस कंडीशन है। एनाट्रोफस कंडीशन पे क्वेश्चन बनता है नीट का। ठीक है, एनाट्रोफस कंडीशन पे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी बनता है, तो वही बात कि फ्यूनिकल से ऐसे अटैच था ओव्यूल, वो थोड़ा नीचे की तरफ गिर गया, तो जो ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, ये फ्यूनिकल और हाइलम के बहुत पास को आ गया है ना, फ्यूनिकल की तरफ इसका टॉप हो गया। तो एनाट्रोफस कंडीशन क्या होती है? इट इज प्रेजेंट इन अराउंड मोर देन 80% ऑफ एंजियोस्पर्म। तो 80% ऑफ एंजियोस्पर्म जो ये फ्लावर्स हैं, ये एना को देखते हैं और ऐसे गिर जाते हैं क्योंकि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो 80% एंजियोस्पर्म, लगभग मोर देन 80% एंजियोस्पर्म एनाट्रोफस ओव्यूल बनाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है 4 मार्क्स का। ठीक है, दूसरा, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री, तो लगभग 180 डिग्री वो रोटेट हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन गया। ये सारे ऑप्शन आके पूछ सकते हैं तुमसे करेक्ट क्या है या इनकरेक्ट क्या है। तीसरा, माइक्रोपाइलर एंड इज नियर टू फ्यूनिकल, ये तुमको भी पता नहीं है तो छोड़ दो। हाइलम इज एट 90 डिग्री टू माइक्रोपाइलर, ये भी तुमको भी पता नहीं है तो छोड़ दो। तो ये माइक्रोपाइलर की कंडीशन है, ये तुम्हें नहीं पता ना, तो अभी माइक्रोपाइल करेंगे तो बताती हूँ। तो इसको एक बार लिख लो सारे पॉइंट्स को, तो माइक्रोपाइल आएगा तब बताऊंगी। ये कौन से 2 बच्चे हैं जो बार बार जा रहे हैं और आ रहे हैं
क्या चक्कर है ये बेटा तुम खेल रहे हो अपने साथ ही छुपन छुपाई? Done, ma'am. और ये जो 2 बच्चे आ रहे जा रहे हैं, अगर छुपन छुपाई खेल रहे हो तो बता भी तो दो ना तुम्हें ढूंढना है। क्योंकि मैं तो क्लास ले रही हूँ, ढूंढ तो पा नहीं रही। डन मैम। डन सबका? चलो आगे बढ़ो। Yes, ma'am. अच्छा अच्छा, ऐसे कैसे आगे बढ़ूं? तू बताएगा आगे बढ़ूं है? चलो ये क्या है? चुप करके बैठना, भी पूछा नहीं है मैंने। चैट बॉक्स निकालो। निकालो क्या मतलब? क्लिक करो इस पे और बताओ ये क्या चीज़ है। जिस पॉइंट पे मैंने लिखा है बी क्या है, ध्यान से देखना। ABCD किसको लिखा है, सीक्वेंस गलत हो सकती है। सी क्या है, और फिर मुझे बताओ कि डी क्या है। जब इतना मुझे चैट बॉक्स में बताओगे तो करूंगी, जो माइक ऑन करके बताएगा उसको अपन मुर्गा बनाएंगे। चैट बॉक्स में बताओ ABCD क्या है। पहले ना चैट में टाइप कर लो A B A C A और फिर एक साथ प्रेस एंटर कर दो। यस मीनाक्षी, वेरी गुड, दैट्स अ करेक्ट आंसर। शाबाश, मीनाक्षी तो क्लास में ध्यान दे रही थी। वेरी गुड वेरी गुड मीनाक्षी, बहुत ध्यान से देखा तुमने, गुड शाबाश। जब मैं चैट बॉक्स खोलती हूँ तो तुमको दिखता है स्क्रीन पे? नो मैम। गुड वेरी गुड संजना, करेक्ट। मीनाक्षी, सी इज ऑल्सो करेक्ट, शाबाश। बस मीनाक्षी है जो ध्यान दे रही है और संजना नहीं। बाकी कह रहे हम क्यों लिखेंगे, हम तो पागल है। मैडम पागल है, बार बार एक ही चीज बोल रही है ना। यस संजना, वेरी गुड। प्लेसेंटा, वेरी गुड। अनमोल, बिल्कुल सही। एक्चुअली वो मैं, अच्छा ठीक है, तुमने अंदर समझ रहे, मैं एक्चुअली ये पूछ रही थी कि ये ब्लू वाला क्या है, अंदर का नहीं पूछ रही थी। पर ठीक है, मैं समझ गई, तुमको समझ आ गया, राइट? ओके, तो आर्यन सही, नाक्षी बिल्कुल सही, अनमोल सही, सिमरन सही, संजना सही, अनीश सही, साहिल सही। साहिल ने नंबरिंग करना जरूरी नहीं समझा है ना, तो मैं क्या इसको बनाऊं? फ्यूनिकल क्या है? मैंने कहा ना ऑर्डर में नहीं लिखा मैंने, क्वेश्चन में जो पूछा वो बताओ। तो साहिल गलत, हेम सही, गुड, मतलब मैक्सिमम बच्चों को अब आ गया है, बिल्कुल गुड। आभ्या, गुड शाबाश, वेरी गुड। चलो मतलब कि तुम इतना झेल गए हो, गुड। काफी सारा था ये, छोटा थोड़ी था। इसकी नेमिंग करने में दिक्कत तो होती है। चलो आओ, ये देखो बच्चा जो छुपन छुपाई खेला था वो वापस आ गया। बेटा आइस प्राइस। आओ मैं तुमको माइक्रो पायलट ढूंढ के बताती हूँ, ठीक है? देखो ये ना एनसीईआरटी ने ना इस पिक्चर को उल्टा कर दिया है। उन्होंने सोचा बच्चे आराम से पढ़ रहे थे, मैं इनको उल्टा लटका देती हूँ। हमें भी नहीं पता क्यों किया है। बहुत सालों से हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों किया, पर ना एनसीईआरटी हमें जवाब देती है ना हम। हाँ मैम, नेटवर्क इश्यू होना शायद शायद उनका। अच्छा आर्यन किसका? अच्छा उन बच्चों का जो छुपन छुपाई खेल रहे हैं मेरे साथ। ओके ठीक है आर्यन, वैसे तो मैं समझ गई थी पर धन्यवाद। ओके, तो ये जो पिक्चर है थोड़ी उल्टी है, तो जैसी है वैसी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लेबल करने के लिए आ जाती है। तो ये है 4 मार्क तुम्हारे सामने, तो ये है इम्पोर्टेंट। एनसीईआरटी का डायग्राम इम्पोर्टेंट है, उनको इम्पोर्टेंस दो, समझ गए? अब इसकी लेबलिंग सुनो। जब मैंने बोल दिया फ्यूनिकल, तो मुझे इतना पता है कि इस साइड पे फिर, और ये अगर फ्यूनिकल है, ठीक है, तो यानी कि ये नीचे जिससे अटैच होगा प्लेसेंटा। तो ये पिक्चर पता है कैसी है? अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दूं तो यहाँ पर कहीं पे मेरा प्लेसेंटा होगा, ठीक है बेटा? तो ये प्लेसेंटा को इसने इसने क्या किया है, ये पिक्चर कुछ ऐसी थी, ऐसी सी थी, और इन्होंने इस पिक्चर को और ऐसे करके रोटेट करके सामने रख दिया तुम्हारे। कहते और खेलेंगे हम लोग, ठीक है? तो अब ये पिक्चर तुमको कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो पिक्चर थी हमारी ए वाली, लेकिन इन्होंने बी की फॉर्म में दिखाया। तो घबराना नहीं है, फ्यूनिकल ढूंढ लेना जब भी कंफ्यूजन हो, ठीक है? तो जहां फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल के बाद आता है हमारा हाइलम,
है ना। ऊपर बेशक इन्होंने पिक्चर में कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है, लेकिन पहले आएगा फ्यूनिकल, फिर उसके बाद आएगा हाइलम। ठीक है, ये वाला पार्ट है हमारा हाइलम। हाइलम के बाद ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है हमारा ओव्यूल। ठीक है, ध्यान से देखना, परेशान मत होना, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा ओव्यूल। अगर मैं और ध्यान से करूं तो ये देखो, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। जिनकी रूह कांप गई है वो ये देख लो, जो अंडरलाइन कर रही हूँ वो पूरा का पूरा ओव्यूल है, मतलब उसके अंदर का सब कुछ भी ओव्यूल ही हो गया। तो ये पूरा ओव्यूल है। तुम कहोगे यहाँ तो आपने सर्कल पूरा बनाया था पर यहाँ तो कवर नहीं किया, तो ठीक है, गलती होगी भाई, ऐसे ही है, अब एडजस्ट कर लो। तो ये हमारा पूरा का पूरा ओव्यूल। ओके, अब ओव्यूल के अंदर हम चलते हैं, न्यूसेलस वगैरह भी ढूंढते हैं। तो ओव्यूल के अंदर क्योंकि एग बनने वाला है ना, तो बाहर प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, तो अंदर एग बनने वाला है, इसलिए जो बाहर दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है उनको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में प्रोटेक्टिव लेयर। अपनी एनसीईआरटी में ही लिख लो या नोट्स में लिख लो प्रोटेक्टिव लेयर। तो प्रोटेक्टिव लेयर है एक बाहर वाली, जिसे कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। ये देखो रेड से कर रही हूँ मैं, दोनों तरफ है। ठीक है, कुछ बाहर वाला ये होगा, सॉरी। और अगर बाहर से भी प्रोटेक्शन है तो बेटा अंदर भी प्रोटेक्ट करेंगे हम, भेदभाव क्यों करेंगे। ये रहा इनर इंटेग्यूमेंट। अरे तो दिख ही नहीं रहा, येलो दिखेगा क्या यार, ग्रीन से कर लेते हैं। ये है इनर इंटेग्यूमेंट, ये भी क्या कर रहा है, रक्षा, रक्षा पेटियां है ये। ठीक है, तो दो इंटेग्यूमेंट्स बन गए यहाँ पर, राइट। तो ओव्यूल है, उसके आसपास दो लेयर लगी हुई है ओव्यूल की जो इंटेग्यूमेंट्स होती है। अब उसके अंदर न्यू सेलस कहाँ पर है, ये रहा हमारा न्यू सेलस। बड़े ही ध्यान से देखा जाए, मैं तुम्हें इसे ब्लू कलर से दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारे न्यू सेलस, ये अंदर वाला, यहाँ पर वो सेल्स है। ये एक साथ दिखाते हैं, ऐसे अलग अलग सेल नहीं दिखाते। तो ये न्यू सेलस है, और न्यू सेलस का कोई एक सेल आगे मॉडिफाई होके बहुत सारी माइटोसिस के बाद उसके अंदर बनाता है एम्ब्रियो सेक। तो ये है एम्ब्रियो सेक, इसके अंदर तुमको एग मिलेगा। और तुमको अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं एग कहाँ मिलेगा, एग इस तरफ मिलेगा। यहाँ पे ये व्हाइट कलर की डॉट बनाई है मैंने, अगर नहीं क्लियर है तो मैं ये रेड कलर से बना रही हूँ। ये रहा हमारा एग, यहाँ मिलेगा तुम्हें। ये मैं तुम्हें बनाना सिखाऊंगी अभी, न्यू सेलस के अंदर एम्ब्रियो सेक, लेकिन तुम्हें पिक्चर आनी चाहिए। तो ये माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड क्या है, तो माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड पे ध्यान देना कि जो माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड है वो एक दूसरे से हमेशा ऑपोजिट रहते हैं। ठीक है, इन्हें एक दूसरे का साथ नहीं पसंद है। तो माइक्रोपाइलर एंड वो होगा जो बिल्कुल एग के पास होगा। तो ये वाला रीजन एग के पास है, इसलिए इसको माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। ये ओव्यूल का वो हिस्सा है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। तो माइक्रोपाइलर एंड की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बनेगा, इट्स अ रीजन वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। ये वो जगह है जहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए पोलन ग्रेन यहीं से एंटर होता है। जर्म सेल जो पोलन ग्रेन का जो जर्म सेल था वो यहीं से एंटर होगा। और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो पड़ा है वो है चलाजल एंड। समझ आई, माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड। Yes, ma'am. यस मैम। आपको पता है डायग्राम में बहुत कुछ हो गया, एक बार देख लो, किसने कुछ इसमें से लिखना है लिख लो, उसके बाद मैं अगले पिक्चर में तुमको और इजी कर देती हूँ उसको। डन मैम। डन, 5 मिनट की और क्लास है, ये पिक्चर खत्म करके जाएंगे। ठीक है, आगे चलो। Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. अरे अरे, इतने प्यार से लिखा है मैंने इसको, तो मुझे खुद ही रिस्पेक्ट देनी पड़ जाएगी अब। बेटे देखो, ओवरी हमारी फ्रूट बनाएगी, ओव्यूल हमारा सीड बनाएगा। इसको दिल और दिमाग से याद रखना है, कितना प्यारा हार्ट बनाया मैंने। ठीक है, जिसने नहीं लिखा था वैसे लिख लिया था आई थिंक हमने, राइट। ओहो, मेरी बहन तो वेस्ट हो गई। ओ, फिर से एक बच्चा छुपन छुपाई खेलने चला गया। चलो, वो जो डायग्राम था, अगर मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बनाऊं तो चलाजर और माइक्रोपाइलर के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो तुम ऐसे समझ लेना कि दो लोग हैं जो आपस में लड़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है हमारा माइक्रोपाइल। इसको बिल्कुल पसंद नहीं है कौन, हाँ इसको चलाजल बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत चालाक बच्चा है ये। चलाजल के बाग थोड़े अलग बनाते हैं हम लोग। ये हमारा चलाजल है, और इस थोड़ा चालाक है ये, अच्छी बात है, थोड़ा चालाक होना भी चाहिए।
तो हमारे पास चालाक है और एक तरफ है माइक्रोपाइल, और इन दोनों की लड़ाई होने वाली है। तो बेटा जब भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला होता है तो पूरी दुनिया को खबर कैसे मिलती है उस बात की? कैसे पता चलता है तुम्हें किसी के बीच में कलेश हुआ है दुनिया में किसी भी कोने पे? रिपोर्ट्स थ्रू। किसके थ्रू? शायद सही बोल रही हूँ, मुझे सुन नहीं रहा। टाइप कर दोगे? नहीं, बाकी बच्चों को नहीं समझ में आया कि दो लोगों में लड़ाई हो रही है साउथ अफ्रीका में? तुमको कैसे पता चल गया? चिट्ठी डाली थी न्यूज़। उन्होंने? न्यूज, यस लाइव न्यूज का। मैम। लाइव, इसको देखो बेटा, बाहर आओ उस दुनिया से। हमें पता चलता है न्यूज से, राइट? तो माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड के बीच की जो लड़ाई है, उन दोनों के बीच में क्या है, तो कहीं पे भी न्यूज होती है तो उसको कवर करने के लिए आते हैं ना न्यूज वाले, तो उनके बीच में आता है न्यूज सेलस। ठीक है, तो सेंटर में है न्यूज, से तुमको याद रखना है न्यूज सेलस। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर और चिलाक के बीच में एक लड़ाई होने वाली है और इनके बीच में न्यूज सेलस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं तो ये हमेशा ऑपोजिट पोल में रहते हैं, ऑपोजिट जगह पे रहते हैं, एक जगह पे नहीं हो सकते दोनों साथ में। तो हमेशा याद रखना कि ये हमेशा ऑपोजिट होंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में उसने लिख दिया किसी भी डायग्राम को, इस ऑब्यूल को वो किसी भी एंगल में घुमा ले, वो एक चीज जरूर लेबल करेगा, या तो वो तुमको माइक्रोपाइल लेबल करके दिखाएगा या चलाजल, वो तुमसे पूछेगा ऑपोजिट एंड में क्या है। तो हमेशा याद रखना चलाजल इज ऑलवेज सिचुएटेड ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, और इन दोनों के बीच में हमेशा न्यूसेलस होता है। तो न्यूसेलस की दो पोल्स है, एक साइड पे माइक्रोपाइलर है, एक साइड पे चलाजल है। चलाजल का ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन माइक्रोपाइलर वो रीजन है जहां से पोलन आएगा, राइट? समझ आया? यस मैम। डन? मैम। यस मैम। ओके, यस इसी मैम। पिक्चर को यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने इजी कर दिया है, तो ये देखो फिर मैं इसे खेल रही हूँ, इसी को थोड़ा सा यहाँ पे खोल दिया को नहीं। व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ न्यू सेलर सेल? मैंने अभी तक न्यू सेलस सेल के अंदर मियोसिस करवाई साहिल? नो मैम, बट उसके बारे में बात कर रहे थे हम। उसके जब अच्छा तक बाद में। ना, जब तक माइटोस मैंने देखो मियोसिस कराई नहीं, तब तक उसके अंदर प्लॉइडी 2n है। ओके, डन सिर्फ मैम। जर्म सेल है जिसकी प्लॉइडी हाफ होगी, वो बताऊंगी मैं तब। ठीक है, हाँ, तो अभी तक 2n है न्यू सेलस की। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन 2n है। तो बताओ यार, इस पिक्चर को देख के ए फॉर एप्पल में क्या लिखूं? यूनिकल। यूनिकल। बी फॉर बॉय में क्या लिखूं? हाइलम। हाइलम। हाइलम के पास यहाँ पर ये जो है, जो ओपनिंग सी है, सी, इसको क्या लिखूं? माइक्रोपाइलर। माइक्रो माइक्रोपाइलर एंड, और इसी पे मैं रुक जाऊंगी और मैं पीछे जाऊंगी। माइक्रोपाइलर एंड इज नियर टू फ्यूनिकल। तो एनाट्रोफस ओव्यूल वो होता है जिसमें माइक्रोपाइलर एंड इज नियर टू फ्यूनिकल है। इसमें आओ जरा, माइक्रोपाइलर एंड इज नियर टू फ्यूनिकल है ना यहाँ पर दोनों पास पास। यस मैम। तो ये एनाट्रोफस बना रहे हैं हम। तो अब बनाओ एनाट्रोफस ओव्यूल साथ साथ में। ठीक है, अब एक ही पॉइंट रहता है उसके अंदर। अब ये है इंटेग्यूमेंट्स, और इंटेग्यूमेंट्स के अंदर ही क्या मिलेगा हमें? सेलस। न्यूसेलस, इसकी पोलैरिटी अभी तक है 2n, राइट? और माइक्रोपाइलर के एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या मिलेगा हमें? चलाजल, चलाक, चलाक बच्चा। पीछे आओ। हाइलम इज एट 90 डिग्री टू माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, इस पॉइंट को कवर कर लेते हैं अब। ये रहा हमारा हाइलम, माइक्रोपाइलर एंड के 90 डिग्री पे अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे लगा के एंगल बना लो भाई, 90 डिग्री पे तो आ रहा है, राइट? तो एनाट्रोफस ओव्यूल पे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये कोई भी पॉइंट लिख के वो तुमसे पूछ सकते हैं किस टाइप का ओव्यूल है ये। ओके, दैट्स इट। और माइक्रोपाइलर एंड की खास बात क्या है? इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। अब बताओ, कोई डाउट है, कोई शंका? नो मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल के लेक्चर में मेगास्पोरोजेनेसिस का हम लोग पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये स्ट्रक्चर को देखा है, राइट, ओव्यूल का। अब हमने कल से पूरा प्रोसेस पढ़ना है, हो जाएगा। सिर्फ एक स्ट्रक्चर के डिफरेंस का होता है कि एक बार समझ में आए फ्यूनिकल का है, हाइलम का है। मेरा सजेशन है कि आज, क्योंकि तुम्हारा कल टेस्ट है, तो मैं ज़्यादा प्रेशर डालने में नहीं वाली। मेरे पास 2 सजेशन आज के लिए। सजेशन है, कोई कंपल्जन नहीं है, बड़े हो तुम, खुद से डिसाइड कर लो क्या तुम्हें सही लगता है तुम्हारे लिए।
पहला सजेशन है कि एनसीईआरटी पढ़ के सोना, एनसीईआरटी अप टू स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल। तो मेल से स्टार्ट करना, स्टार्टिंग का पेज है, और फीमेल का स्ट्रक्चर तक पढ़ना, सिर्फ फीमेल का स्ट्रक्चर तक पढ़ना, मेगास्पोरोजेनेसिस मत पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगी वो। और दूसरा मेरा सजेशन है और रिक्वेस्ट समझ लो कि कल टेस्ट जरूर देना, टेस्ट देना है, जितना हो जैसा हो छोड़ो, पर टेस्ट देना है। टेस्ट की टाइमिंग है 12 to 2 PM। ओके आर्यन, तो कल टेस्ट देना है और आज के चैप्टर को सिर्फ फीमेल के स्ट्रक्चर तक पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की, मैंने कल पढ़ाना ही है ना, फिर पढ़ना है एक्स्ट्रा, ठीक है। मैम कितने क्वेश्चन आएंगे? मुझे नहीं पता एक्चुअली, आई थिंक 30 क्वेश्चंस है, ओके मैम। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट, हैव फन, बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू मैम। Okay. एंड मैम